हेलो बच्चों, वीकेपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो पुरानी एनसीईआरटी होती थी उसमें ये चैप्टर नंबर 7 था, बट न्यू एनसीईआरटी जो है जो लास्ट 2 सालों से चल रही है उसमें ये चैप्टर नंबर क्या है, 6। ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से। चैप्टर का नाम है सबसे पहले तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। किस तरीके से ह्यूमन बॉडी या फिर कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल होता है अपने फंक्शंस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। कोऑर्डिनेशन होता है कि किस तरीके से कोई बॉडी अपने फंक्शंस को एक ही ठीक तरीके से करती है। ऐसा नहीं है कि कोई काम एकदम से जल्दी से कर दे, इससे हर सीक्वेंस में कोई वर्क किया जाता है, ये कोऑर्डिनेशन होता है। इस चैप्टर में जितना भी है हम देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो ही चीजों से होता है। एक तो एंडोक्राइन सिस्टम से यानी हार्मोनल सिस्टम से या केमिकल्स की मदद से, दूसरा जो होता है वो ब्रेन के थ्रू या न्यूरल सिस्टम से। हम तो दोनों ही सिस्टम पढ़ रहे, एक न्यूरल सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम होता है हार्मोनल सिस्टम, जिसमें हार्मोन की वजह से फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। ये जो चैप्टर है ये हमारा सेम जैसे कि चैप्टर आपका 5th जो है डाइजेशन, वो 2 पार्ट में डिवाइड था, प्लांट का डाइजेशन, एनिमल का डाइजेशन। बट सेम ऐसे ही ये जो चैप्टर, इसमें एक बार प्लांट का अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है, एनिमल के अंदर किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे, देखिए बुक में आपकी में जो दे रखा है, पहले दे रखा है एनिमल्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बट हम जो पहले पढ़ेंगे वो प्लांट्स का पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्लांट्स का है वो ज्यादा बड़ा नहीं है और इजीएस्ट पोर्शन है, तो आपको वो याद हो जाएगा और उसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। एंड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आप 100% करके आएंगे अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे। अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को लाइक करते रहिए। आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। चैप्टर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में देखिए सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके अगेंस्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टिम्युलाई। स्टिम्युलाई जो होते हैं, स्टिम्युलस अगर एक होता है तो स्टिम्युलाई एक से ज्यादा होता है, स्टिम्युलस। द चेंजेस takes place in the environment to which the organism respond and react are called stimuli। हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस जिनके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्ड या रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें स्टिमुलाई कहते हैं। जैसे कोई आवाज आ रही है तो वो चेंजेस है मेरे लिए, अगर कोई मुझे टच करेगा तो वो मेरे लिए चेंजेस। कोई टच करेगा, मैं ऐसा तो नहीं हूं मूर्ति की तरह बना रहा हूं, मैं उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करूंगा। कोई अगर आवाज दे रहा है तो मैं उसकी तरफ देखूंगा, या कोई टच कर रहा है तो मैं देखूंगा क्या चीज टच हुई है। तो उस ऐसे चेंजेस एनवायरनमेंट में जिसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करे और रिएक्ट करे उन्हें कहा जाता है स्टिम्युलाई। स्टिम्युलाई कैसे हो सकते हैं, हीट यानी कोई चीज गर्म टच हो गई या कोल्ड ठंडे लगना। अब देखिए गर्मी का मौसम आता है, आपकी बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग करती है बहुत ज्यादा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेट करती है आपकी बॉडी। ठंड आती है, क्या ठंड में स्वेटिंग होती है, नहीं। क्यों नहीं होती, क्योंकि ठंड में टेम्परेचर मेंटेन करना, बढ़ाना है बॉडी को, बाहर कम है बॉडी को बढ़ाना है, बॉडी की हीट नहीं निकलने देनी। तो बॉडी क्या करती है, शिवरिंग करती है, कांपती है बॉडी, जिससे हीट जनरेट होती है। लाइट, अगर लाइट पड़ रही है तो हमारी आंखें देखेंगी लाइट की मदद से। साउंड, हमारे कान जो होते हैं वो साउंड को सुनकर हमारा ब्रेन उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा। स्मेल, कोई हमारी नोज है स्मेल कर रही है किसी चीज को तो उसके अगेंस्ट भी हम रिस्पॉन्ड करेंगे। टच, कोई हमें टच कर देगा, टेस्ट हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं जो कि स्टिमुलस होते हैं, केमिकल भी होते हैं, फिजिकल भी होते हैं। उसके बाद all living organisms respond and react to change in the environment around them। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके आसपास में चेंज आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करे। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो इस अर्थ पर वो रिस्पॉन्ड जरूर करे। जानवर को ले लीजिए, गाय भैंस है, आप उनके सामने खाना रखोगे वो खाएंगे, आप उन्हें मारोगे तो वो ऐसा तो नहीं वहां पर खड़े रहेंगे, वो हट जाएंगे वहां से, ठीक है। अगर उनके ऊपर आप पानी डालोगे तो जहां पर अगर ठंड का मौसम है तो वो उस पानी से दूर जाएंगे, गर्मी का मौसम है उसके पास रहेंगे क्योंकि उन्हें कूलिंग मिले। तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं हर तरीके के चेंज के साथ।
हाँ, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हैं, पौधे एक ही जगह खड़े रहते हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट को जब आप देखेंगे, अगर आप उसको, जैसे गर्मी आती है, गर्मी के टाइम पे प्लांट की पत्तियां गिरने लगती है, ठीक है, पतझड़ के टाइम पत्तियां गिर जाती है प्लांट के अंदर। कोई टाइम होता है जिस टाइम फ्लावरिंग होती है प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट एक मौसम के अकॉर्डिंगली तो चेंज लाता है, और प्लांट में इंटरनली भी चेंजेस आते हैं, तो वो भी चेंजेस किसमें आते हैं, इसी। अगली टर्म है होम्योस्टेसिस। इस टर्म की स्पेलिंग जरा ध्यान से रखिएगा। होम्योस्टेसिस, एक होती है हीमोस्टेसिस, एक होता है होम्योस्टेसिस। हीमोस्टेसिस जो होता है वो ब्लड से रिलेटेड है, आपको याद रखना। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? देखिए, हमारी बॉडी का अपना एक एनवायरनमेंट है अंदर का, बाहर का अलग एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी वर्क करेगी, बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। तो उसलिए हमारी बॉडी अंदर के जिस भी एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा काम कर सके, वही तो हमारे लिए फेवरेबल होगा, यानी अच्छा एनवायरनमेंट होगा। तो होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है या कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है in which an organism perform its function with maximum efficiency। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का वो एनवायरनमेंट जिसमें वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सके या फंक्शंस कर सके। मैक्सिमम एफिशिएंसी को अगर आप तुलना करें तो एकदम हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी रहेगी, बॉडी अच्छे से काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो जो कांस्टेंट कंडीशन होती है स्टेबल लाने के लिए बॉडी को, उसे ही कहा जाता है होम्योस्टेसिस। ठीक है बच्चों, अगला, ये था हमारा जनरल जो भी टर्म था इस चैप्टर 6 का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जनरल टर्म थी। होम्योस्टेसिस कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, और स्टिमुले कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में जिसके अगेंस्ट कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करे। अब आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस किस में पड़ता है। प्लांट के अंदर अलग होता है, एनिमल के अंदर अलग होता है। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स किस तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। प्लांट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस विद द हेल्प ऑफ केमिकल कंपाउंड सीक्रेटेड बाय सेल्स। देखिए, प्लांट्स जो है हमारी तरह, जैसे हमें किसी ने टच किया या हमें किसी ने मारा, हम उल्टा हाथ मार देते हैं उसमें, बट प्लांट तो नहीं कर सकते ऐसे। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट जो करते हैं, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस विद द हेल्प ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, यानी प्लांट्स जो है अपनी ही सेल से केमिकल कंपाउंड सीक्रेट करते हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं किसी स्टिमुलस में। किस तरीके से, देखिए समझिए। गुलाब का पेड़ आपने सुना होगा, गुलाब का पौधा जो होता है रोज का, लोग क्या करते हैं उस गुलाब के पौधे को तोड़ते हैं। इंसेक्ट भी होते हैं जो खाते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो ऐसे प्लांट्स को छोड़ते हैं। तो ये प्लांट क्या करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कुछ प्लांट कांटे तैयार कर लेते हैं। कांटे जो होते हैं उन्हें तैयार कर लेते हैं किससे बचने के लिए, किसी इंसेक्ट से, जानवर से, ठीक है। या फिर ये कांटे और एक चीज में डेवलप होते हैं जब प्लांट में पानी की कमी होती है। पानी की कमी होती है, प्लांट क्या करता है पत्तियों को कांटों में कन्वर्ट कर देता है। तो उस कंडीशन में प्लांट के अंदर कांटे थे और पानी की कमी थी तो प्लांट ने कांटे डेवलप कर दिए। पत्तियों से पानी का लॉस होता था तो पत्ती ही बंद कर दी प्लांट ने। और देखें, प्लांट को कोई इंसेक्ट खाता है तो प्लांट का तो नुकसान है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी घट रही है। जो प्लांट प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है वो अगर इंसेक्ट खा जाएगा तो प्लांट के पास क्या रहेगा। तो प्लांट क्या करेगा, अपने अंदर से कुछ ऐसा केमिकल सीक्रेट करेगा कि इंसेक्ट या तो मर जाए या उसे खाने के लिए ना। जैसे आपने सुने होंगे ड्रग्स वगैरह, जो मेडिसिन बनते हैं प्लांट से बनते हैं, ये एक्चुअली ड्रग्स वगैरह ये इंसेक्ट या बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनाया जाता है प्लांट्स द्वारा। कोई प्लांट है उसे कोई बैक्टीरिया या वायरस खा रहा है तो प्लांट क्या करे अपने अंदर से एक ऐसा केमिकल बनाकर तैयार करे कि वो बैक्टीरिया या वायरस उसे ना खाए, उसे ये ड्रग कह देते हैं। उसी का यूज कर लेते हैं मेडिसिन में, क्योंकि जो बैक्टीरिया प्लांट को खा रहा है हो सकता है वो इंसान में भी डिसीज कर सके, तो उसी केमिकल का यूज करके इंसानों को दवाई भी दी जाती है। इस तरीके से प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। आगे, मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर मूवमेंट कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। कौन कौन सी मूवमेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जिस पर प्लांट की ग्रोथ डिपेंड नहीं करती, यानी ग्रोथ मूवमेंट कर रहा है लेकिन उस पर प्लांट की ग्रोथ में कोई चेंज नहीं आएगा, इसे नेस्टिक मूवमेंट कहा जाता है।
दूसरी है जो ग्रोथ पर डिपेंड करती है, यानी मूवमेंट तभी होगी जब ग्रोथ होगी, इसे डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहा जाता है। दोनों मूवमेंट्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, आप पहले इसे नोट कीजिए। दोनों मूवमेंट्स में से जो आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी डायरेक्शनल मूवमेंट या डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। देखिए, दोनों मूवमेंट्स को डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले मूवमेंट थी इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की इंडिपेंडेंट यानी ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करती, ग्रोथ हो या ना हो मूवमेंट होगी। इस मूवमेंट को दूसरा नाम दिया जाता था नेस्टिक मूवमेंट। मूवमेंट का दूसरा नाम याद रखेंगे, कैसी? नेस्टिक मूवमेंट। लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था कि नेस्टिक मूवमेंट कौन सी होती है, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ या इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। दिस मूवमेंट इज परफॉर्म ड्यूरिंग इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कोई स्टिमुलस आया, उसके एकदम ही इमीडिएट रिस्पॉन्स में ये वाली मूवमेंट क्या होती है, परफॉर्म की जाती है। एकदम से जो मूवमेंट की जाती है उसे कहा जाता है इमीडिएट रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या करता है, प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। एक सेल से दूसरी सेल, अब ऐसा तो नहीं है जिस सेल पर आई है वहीं से रिस्पॉन्स करना हो, नहीं। तो प्लांट क्या करता है, एक सेल से दूसरी सेल पर जब इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना होता है, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल। आप जब मैं ह्यूमन कराऊंगा उसको, उसमें आपको समझ आएगा इलेक्ट्रिकल केमिकल कैसे होता है। हमारी बॉडी में जो इंपल्स बनते हैं, मैसेज ट्रांसफर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल फॉर्म में होते हैं। This movement results in swelling or shrinking of cells because cells change their shapes because its shape by changing the amount of water in them. ये जो प्लांट की सेल है, ये अपने अंदर पानी का लेवल कंट्रोल करके अपनी शेप चेंज कर सकती है, या तो स्वेल कर सकते हैं, फूल सकते हैं, या श्रिंक कर सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं। क्लास 9th में आपने 3 सॉल्यूशन पढ़े होंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और एक आइसोटोनिक। तीन सॉल्यूशन में प्लांट सेल का बिहेवियर देखा होगा। अगर हाइपरटोनिक में डालते तो प्लांट की सेल सिकुड़ जाती है, और हाइपोटोनिक में डालते तो प्लांट की सेल फूल जाती है। ऐसे ही वाटर का कंटेंट यूज करके, अपने अंदर का अमाउंट यूज करके, प्लांट की सेल जो होती है अपने अंदर का वाटर लेवल मेंटेन करके या तो स्वेल हो सकती है या श्रिंक हो सकती है, और इसी से वो मूवमेंट कर लेती है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स इन टच मी नॉट प्लांट। छुई मुई का जो पेड़ होता है उसे टच मी नॉट प्लांट कहा जाता है। इस प्लांट की अगर आप पत्तियों को टच करेंगे, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं उसकी, आपने देखा होगा। ये प्लांट जो है टच मी नॉट प्लांट, ये एक फैमिली से बिलोंग करता है जिसे कहते हैं मिमोसा फैमिली। कौन सी फैमिली? मिमोसा फैमिली। याद रखेंगे, एमसीक्यू में आ सकता है। दूसरा, जो दूसरी मूवमेंट है डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ पर जो डिपेंड करती है डायरेक्शनल मूवमेंट है, ये डायरेक्शंस में होगी थी, किसी डायरेक्शन में हुई या तो उसी की तरफ या उसके अपोजिट। दिस मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रॉफिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को ट्रॉफिक मूवमेंट कहा जाता है। दिस मूवमेंट कैन आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस, या तो ये स्टिमुलस की तरफ होगी या स्टिमुलस से दूर होगी। तो ये जो मूवमेंट है इसे सबसे पहले कौन सी मूवमेंट और कहा जाता है, ट्रॉफिक मूवमेंट, पहली चीज। दूसरी, या तो ये मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ होगी या स्टिमुलस से दूर होगी, इसलिए इस मूवमेंट को डायरेक्शनल भी कहा जाता है। ये 4 या 5 तरीके के मूवमेंट में आती है। सबसे पहली मूवमेंट है हमारे पास में फोटोट्रॉपिस। फोटोट्रॉपिस मूवमेंट जो होती है, फोटो मींस लाइट, ट्रॉपिस यानी मूवमेंट। वर्ड से आप सिंपली कर सकते हैं, और इन मूवमेंट्स में एक जरूर आएगी। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिस। प्लांट के किसी पार्ट की मूवमेंट किसकी तरफ, लाइट, फोटो मींस लाइट, लाइट की तरफ जो कहलाती है मूवमेंट उसे फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। अब प्लांट लाइट की तरफ कैसे करता है, आपकी बुक में एक डायग्राम दे रखा होगा फोटोट्रॉपिज्म का, आप इस डायग्राम को देखिए एक बार। फोटोट्रॉपिज्म का डायग्राम है जिसमें प्लांट की जो स्टेम है वो सनलाइट की तरफ जा रही है और रूट सनलाइट से दूर जा रही है। ये दो तरीके से होती है, एक पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, एक नेगेटिव। पॉजिटिव अगर उसी की तरफ हो, रिस्पॉन्स की तरफ, लाइट की तरफ हो, तो पॉजिटिव। लाइट से अपोजिट जा रही हो ग्रोथ या मूवमेंट, तो उसे कहेंगे नेगेटिव। जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ग्रोथ ऑफ शूट टुवर्ड्स द, शूट होती है जो तना होता है ऊपर का, उसकी मूवमेंट लाइट की तरफ जा रही है जिस साइड लाइट है।
तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। ग्रोथ ऑफ रूट्स अवे फ्रॉम लाइट, लाइट ऊपर से पड़ती है प्लांट में, रूट नीचे निकलती है, तो रूट अपोजिट जा रही है लाइट के, लाइट ऊपर है रूट अपोजिट जाएगी, तो उसे कहा जाएगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। पहली मूवमेंट थी डायरेक्शनल मूवमेंट में फोटोट्रॉपिज्म, इसके बाद और भी पढ़ेंगे जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। आप पहले इसे नोट कीजिए, इसके बाद डिस्कस करेंगे आगे। देखिए दूसरी मूवमेंट है हमारे पास में जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ, अर्थ से रिलेटेड जियो यानी ग्रेविटी। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टूवर्ड्स और अवे द ग्रेविटी, किसी प्लांट के पार्ट की या तो ग्रेविटी की तरफ या ग्रेविटी के दूर यानी अपोजिट में जो मूवमेंट होती है किसी भी प्लांट के ऑर्गन या पार्ट की, उसे कहा जाता है जियोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल की बात करेंगे, द ग्रोथ ऑफ रूट टूवर्ड्स द ग्राउंड, अर्थ की तरफ या ग्राउंड की तरफ जो रूट की जो मूवमेंट होती है वो ग्रेविटी की वजह से होती है, उसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। कौन सा जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव। तीसरी मूवमेंट है हमारे पास हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोवर्ड होता है पानी के लिए यूज। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टूवर्ड्स और अवे द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। जो मूवमेंट होती है किसी प्लांट के पार्ट की किसकी तरफ, या तो पानी की तरफ या पानी से दूर, उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल की बात करेंगे, ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड्स द वाटर, जो पानी की जो जड़ होती है, रूट होती है, वो पानी नीचे की साइड होता है, रूट की साइड होता है, उधर ही रूट की मूवमेंट होती है, इसे कहा जाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। जो फोर्थ मूवमेंट है वो कीमोट्रॉपिज्म, ये जनरली बुक में कम दी जाती है, नॉर्मली 3 दी जाती है बच्चों, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द रिस्पॉन्स ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। कोई केमिकल सब्सटेंस की तरफ जो मूवमेंट होती है किसी प्लांट के पार्ट की, उसे कहा जाता है कीमोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल की बात करें, द मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल्स, ओव्यूल की तरफ जो मूवमेंट होती है पोलन ट्यूब की, उसे कहा जाता है कीमोट्रॉप। ये होती कैसे, जब आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट के अंदर, उस टाइम पे मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से पोलन ट्यूब ओव्यूल्स की तरफ मूव करती है। सिर्फ मैं इतना समझाता हूँ, ओव्यूल से के पास में ना थोड़ा सा साइड में एक स्ट्रक्चर होती है सिनर्जेट करके, वहां से एक केमिकल रिलीज होता है, केमिकल क्या करता है, पोलन ट्यूब को ऊपर से ओव्यूल की तरफ लेकर आता है, तो इसे कहा जाता है कीमोट्रोपिज्म। ये आप बेटर तरीके से चैप्टर नंबर जो अगला है 7 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें आपको बेटर समझ आएगा। बस में इसका जो डायग्राम है जिस तरीके से पोलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ जाती है, अभी आप देख सकते हैं, यहां पर भी दिखाया है मैंने अभी आपको। अगला, ये हमारी मेनली 4 तरीके की मूवमेंट थी प्लांट के अंदर। आगे जो बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर टेंड्रिल करके, जो मूवमेंट से रिलेटेड है वो मैं आपको प्लांट हार्मोन्स के बाद में कराऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन को एक और नाम से जाना जाता है फाइटो हार्मोन। फाइटो मीन्स प्लांट हार्मोन यानी प्लांट के हार्मोन्स। द केमिकल कंपाउंड्स रिलीज बाय प्लांट सेल which helps to coordination, growth, development and responses to environment are called plant hormones. ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो प्लांट की सेल रिलीज करते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट या एनवायरमेंटल चेंजेस के रिस्पॉन्सेस की तरफ जितने भी केमिकल सीक्रेट होते हैं या केमिकल कंपाउंड, उन्हें कहा जाता है प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन 2 तरीके से होते हैं हमारे। देखिए कोई भी फंक्शन है बॉडी का, या तो फंक्शन क्या करना, प्रमोट करना यानी बढ़ाना है, या फंक्शन कम करना यानी इनहिबिट यानी बंद करना है। 2 ही तो काम करते हैं हमारी बॉडी, या तो कोई फंक्शन को स्टार्ट करते हैं या किसी फंक्शन को बंद करते हैं। ऐसे ही प्लांट के अंदर होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। जो ग्रोथ को प्रमोट करें यानी ग्रोथ करें, जो ग्रोथ को इनहिबिट करें यानी ग्रोथ को रोके, उन्हें कहा जाता है इनहिबिटर्स। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में आपका सबसे पहले आता है ऑक्सिन, नंबर 2 आता है जिबेरेलिन, नंबर 3 पर आता है आपका साइटोकाइनिन,
साइटोकाइनेसिस। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है एब्सिसिक एसिड, सेकंड जो आता है आपका आता है यहाँ पर इथाइलिन। यहाँ पर एक पॉइंट आता है, जो इथाइलिन है वो हमने इनहिबिटर्स में लिखा है, बट ये ग्रोथ को प्रमोट भी करता है। तो इथाइलिन प्रमोटर भी है, इनहिबिटर भी, बट ये मेजरली किसका काम करता है? इनहिबिटर का, तो इसलिए हमने इनहिबिटर की कैटेगरी में इसे रखा है। इथाइलिन इज ऑल्सो अ प्रमोटर बट मेजरली इट इज अ इनहिबिटर। यानी इथाइलिन जो है वो प्रमोटर भी है, बट ज्यादातर क्या है, ये इनहिबिटर। आपके प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में 3 है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेट। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में 2 है, एब्सिसिक, इथाइलिन। इन पांचों हार्मोन्स के आपको फंक्शन याद करने हैं, फंक्शंस जरूर आएंगे किसी एक के। देखिए मैं इसमें से आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि ये जो 4 आपकी मूवमेंट्स हैं और ये जो हार्मोन्स हैं इनका फंक्शन, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 2 से 3 मार्क्स का, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए। अभी इनके पांचों के फंक्शन में आपको लाइन वाइज 1 बाय 1 करके लिखवाता हूं। देखिए सबसे पहला प्लांट हार्मोन है हमारे पास प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स की फॉर्म में ऑक्सिन। ऑक्सिन का मतलब ही होता है ग्रो करना, यानी बढ़ना, ग्रोथ। हम सारे हार्मोन्स की डिस्कवरी पर नहीं जाएंगे, सिर्फ ऑक्सिन की डिस्कवरी को देखेंगे। 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, दोनों बाप बेटे थे, फादर और सन थे। दोनों ने एक ग्रास जो होती है उसकी सूट की टिप पर इसको डिस्कवर किया था। किसकी टिप पर? सूट। सूट जो होती है तना होता है, ठीक है, रोट होती है, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे सूट कहा जाता है। सूट की टिप पर किसकी? ग्रास। ग्रास होती है मोनोकोट प्लांट। इस पर जो इन्होंने फाइंड किया था, किसने? चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने किसको डिस्कवर किया था? ऑक्सिन को। इट इज प्रेजेंट एट द रूट एंड शूट टिप। ये जो हार्मोन ऑक्सिन ये टिप्स पर पाया जाता है प्लांट की, या तो रूट की टिप या शूट की टिप पर, बट इन्होंने डिस्कवर किया किस पर किया था? शूट की टिप पर। अब डिस्कवर कैसे हुआ? तो देखिए ज्यादा ध्यान नहीं देना वैसे तो, बट मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक प्लांट था, प्लांट की रूट थी, ये मान लीजिए टिप थी शूट, शूट की टिप थी। ये प्लांट था, प्लांट की शूट थी, यहाँ पर ऑक्सिन था। क्या था? ऑक्सिन। अब क्या होता था यहाँ पर सनलाइट, मान लीजिए यहाँ से सनलाइट आ रही है, सनलाइट की परचेज में नहीं, ये वाले जो यहाँ का पार्ट था ये डीजेनरेट हो जाता था, यानी खराब हो जाता। तो यहाँ पर ऑक्सीजन सीक्रेट हो रहा है, बट यहाँ पर डीजेनरेट हो, तो ये पार्ट क्या होता था? मुड़ने लग जाता था। ऐसे ना होकर ये कर्व होने लग जाता, क्योंकि यहाँ से प्रेशर बनेगा इसका, तो इस तरीके से मुड़ने लग जाता। वहां से इसकी डिस्कवरी हुई थी, और डिस्कवरी के बाद में ये निकाला किसी दूसरे साइंटिस्ट ने था। आपको सिर्फ डिस्कवरी वाले साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, क्योंकि इसमें साइंटिस्ट ने ना बहुत सारे, किसी ने डिस्कवर किया, किसी ने निकाला है, किसी ने आइसोलेट किया है, किसी ने अलग नाम दिया है। तो इसके हिसाब से आपको ज्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ क्या याद रखना है? किसने डिस्कवर किया? चार्ल्स और फ्रांसिस डार्विन। किसने किया? शूट की टिप में। किसकी? ग्रास की। और कहां प्रेजेंट होता है? रूट और शूट की टिप्स पर प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करेंगे, इससे फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है ऑक्सिन का मतलब ग्रोथ है। इससे पहले ये 2 तरीके की मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है, एक फोटोट्रोपिस्ट और एक जियोट्रोपिस्ट। कौन सी तो है? फोटो यानी लाइट की तरफ, और जियो यानी अर्थ की तरफ। इट इन्वॉल्व्स इन सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन। सेल का डिवीजन कराना, और सेल एलोंगेट यानी सेल का साइज बढ़ाना। बढ़ेगा तभी तो ग्रोथ होगी, और सेल के नंबर बढ़ता तब भी ग्रोथ होते। तो ग्रोथ में इन्वॉल्व मतलब ग्रो है तो सेल डिवीजन कराएगा, और क्या कराता? सेल एलोंगेशन। सेल एलोंगेशन को ध्यान से याद कर रहिएगा, किसका है? ऑक्सिन का। क्यों है वो अभी बताऊंगा जब साइटोकाइनेसिस पर आएंगे। तीसरा फंक्शन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, एपिकल डोमिनेंस। ये एपिकल डोमिनेंस कराता है। ये रूट और शूट की टिप पे प्लांट की
एपिकल डोमिनेंस, एपिकल यानी आपने प्लांट के 3 पार्ट पढ़े होंगे, 3 तरीके के टिश्यूज होते हैं डिवीजन, एपिकल, इंटरकैलरी और कौन से होते हैं लेटरल। एपिकल ऊपर, उससे बीच वाले इंटरकैलरी और सबसे नीचे वाले कैसे होते हैं आपके लेटरल। जब आपने देखा होगा ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऊपर वाला पार्ट जो वही ग्रो करता है, पीछे वाला प्लांट का पार्ट ग्रो नहीं कर पाता, तो उसे ही एपिकल डोमिनेंस कहा जाता है। द कंडीशन इन विच एपिकल रीजन ऑफ प्लांट सप्रेस द ग्रोथ ऑफ लेटरल। मान लीजिए प्लांट है, इसका एपिकल रीजन है, सिर्फ ये ग्रो करे, ये ग्रो ही ना करे, इसे कहा जाएगा एपिकल रीजन या एपिकल डोमिनेंस। ये वाला रीजन सिर्फ अपनी ग्रोथ कर रहा है, इसकी ग्रोथ को इसने पूरे तरीके से रोक दिया है, यही है एपिकल डोमिनेंस। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? ऑक्सिन। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस कराता है। दूसरा हार्मोन है हमारे पास में जिबरेलिन। जिबरेलिन जो हार्मोन ये डिस्कवर किया गया था एक फंजाई में, फंजाई का नाम आपको याद नहीं रखना, जिबरेला फूजिकोराई नाम था जिबरेलिन उसका, फंजाई का वैसे तो, बट आपको याद नहीं रखना। फंक्शन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ स्टेम इन प्लांट्स। प्लांट की जो स्टेम होती है, स्टेम की ग्रोथ कराता है कौन? जिबरेलिन। गन्ना जो होता है, गन्ने की स्टेम देखिए, उसकी ग्रोथ। जो अंगूर होते हैं, अंगूर की जो गुच्छा सा होता है उसकी स्टेम बनती है, वो भी इसी से बनती है। ये जिबरेलिन जो है एक्चुअली स्टेम की वजह से ही जाना जाता है ज्यादातर, क्योंकि स्टेम की ग्रोथ कराता है। इट इन्वॉल्व्स इन रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म इन प्लांट्स। देखिए स्टेम की ग्रोथ कराएगा, स्टेम बड़ी हो जाएगी, छोटी से बड़ी। पी प्लांट के अंदर ये ड्वार्फिज्म का रिवर्सल कराता है। ड्वार्फिज्म होता है बौनापन। किसी प्लांट की अगर हाइट छोटी है, वो जिबरेलिन की वजह से उसकी हाइट बढ़ जाती है, इसे कहा जाता है रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म इन पी प्लांट, यानी मटर का जो पौधा था उसमें किया जाता है। तीसरा फंक्शन इट इन्वॉल्व्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो सीड होते हैं उसके जर्मिनेशन में, यानी बीज से एक नया पौधा जो बनता है, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? हार्मोन जिबरेलिन। तीसरा हार्मोन है हमारे पास में साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के फंक्शंस, साइटोबाइड होता है सेल, काइनिन मतलब डिवीजन, तो सेल डिवीजन में ये भी इन्वॉल्व हो। इट इन्वॉल्व्स इन सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। देखो सेल डिवीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर, बट यहाँ पर अंतर क्या है? यहाँ सेल एलोंगेशन थे, यहाँ सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंस क्या है, मतलब क्या है? सेल डिवीजन तो दोनों कराते हैं, बट ज्यादातर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? साइटोकाइनिन। वहां पर सेल का साइज बढ़ता है। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब सेल जो होती है डिवीजन की एबिलिटी छोड़कर एक नया फंक्शन परफॉर्म करे, स्पेशलाइज्ड हो जाए, उसे कहा जाता है सेल डिफरेंशिएशन। इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस। ये एपिकल डोमिनेंस कराता है, बट ये एपिकल डोमिनेंस को घटाता है, यानी ये एपिकल रीजन की ग्रोथ को कम करता है और लेटरल रीजन की ग्रोथ को बढ़ाता है। कौन? साइटोकाइनिन। इट इज प्रेजेंट इन हाई कंसेंट्रेशन इन सीड्स एंड फ्रूट्स। जो सीड्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, इनमें हाई कंसेंट्रेशन में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? साइटोकाइनिन। ये थे हमारे 3 हार्मोन। 2 हार्मोन और बचे हैं, उनके फंक्शंस में हम पढ़ते हैं, आप पहले इसे नोट कीजिए। इन सभी के फंक्शन आपको एज इट इज याद करने, इससे बाहर आपका कोई फंक्शन नहीं आएगा। देखिए 4th हार्मोन है हमारे पास में एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स था। इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जब इनहिबिटर्स था प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। दूसरा फंक्शन इट कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग का मतलब होता है पानी की कमी जब होती है, जब पानी नहीं होता तो प्लांट की पत्तियां गिरने लगती है पतझड़ के मौसम में, उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एब्सिसिक एसिड। विल्टिंग होता है पत्तियों का गिरना पानी की कमी की वजह से। इट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा हार्मोन? स्ट्रेस हार्मोन होता है प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर दूसरा होता है, तो प्लांट के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका नाम क्या है? एब्सिसिक एसिड। 5th हार्मोन है हमारे पास इथाइलिन। प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर कहीं एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैस की फॉर्म में पाया जाता है वो है इथाइलिन। गैसेस हार्मोन है, ये गैस की फॉर्म में पाया जाता है। फंक्शन की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जो फ्रूट पकते हैं, राइप होते हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है इथाइलिन। इथाइलिन के बिना कोई सा भी फ्रूट राइप नहीं होगा, कच्चे के कच्चे रहेंगे अगर इथाइलिन हार्मोन ना हो। बात करेंगे टेंड्रिल्स की।
हार्मोन्स और उनके फंक्शंस खत्म हो गए हैं। मैंने बताया था टेंड्रिल एक पार्ट बचा है जो मैं आपको हार्मोन्स के बात कराऊंगा। टेंड्रिल इन सम प्लांट्स लाइक पी प्लांट देयर आर स्पेसिफिक पार्ट्स विच हेल्प इन क्लाइंबिंग कॉल्ड टेंड्रिल्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे पी प्लांट यानी मटर का जो पौधा होता है उनमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जैसे जो क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। क्लाइंबिंग मतलब चढ़ने, उन्हें कहा जाता है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल कुछ नहीं बेल की तरह होती है, बेल सुनी होगी आपने, या कर्लिंग जैसी चीज होती है उसे ही कहा जाता है टेंड्रिल्स। अब आपने देखो जो बेल होती है वो जनरली सेंसिटिव होती है टच में, यानी जिस चीज से टच हो जाती है उसके अगेंस्ट सेंसिटिव हो जाती है उसके लिए। कैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई बेल आ रही है यहां से जाएगी, कोई बेल अगर इससे टच हो जाएगी उसका जो आगे वाला पार्ट है वो तेजी से ग्रो करता है जिसकी वजह से वो कर्ल हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा आज के टाइम पर अगर कहीं पर बेल लगी हुई है, कोई आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कोई डंडा लगा दिया उसके अगेंस्ट वो क्या हो जाते हैं, एनसर्कल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, हम इतना जानते हैं टेंड्रिल्स जो होती है सेंसिटिव होती है टच के लिए। व्हेन दे कम्स इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट, किसी सपोर्ट या किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती हैं, देन द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, टेंड्रिल ऑब्जेक्ट से दूर वाला जो पार्ट होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट से दूर, आगे वाला पार्ट ऑब्जेक्ट से दूर, पीछे वाला ग्रोज मोर रैपिडली एज कंपेयर टू पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाला पार्ट धीरे ग्रो करता है, पीछे वाला पार्ट तेज ग्रो करेगा, जिसकी वजह से प्लांट जो करता है दिस रिजल्ट इन सर्कलिंग द टेंड्रिल अराउंड द ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन आता है कौन सा पार्ट तेज ग्रो करता है, जो ऑब्जेक्ट के क्या हो, दूर हो, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, यानी कि जो नियर वाला पार्ट होता है टेंड्रिल का वो कम ग्रो करता है, धीरे ग्रो करता है, जिसकी वजह से वो टेंड्रिल एक प्लांट के या किसी सपोर्ट के अराउंड में एनसर्कल कर जाते हैं, मतलब घूम जाती है। यही रहता है टेंड्रिल का सेंसिटिव टच। टेंड्रिल से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 4 बार पेपर जो होंगे 4 में से एक न एक बार ये जरूर आएगा, और आई होप ये मिड टर्म में आ जाए आपके में। बट मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो हार्मोन्स और जो आपकी मूवमेंट कराई थी वो 5 मैंने वो कराई प्लांट के अंदर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पर समाप्त होता है। देखिए कितना छोटा टॉपिक था, एक लेक्चर में हो गया। बट एनिमल वाला बात करेंगे वो काफी बड़ा बैठेगा। पहले न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, फिर रिसेप्टर्स पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के फंक्शंस, फंक्शंस के बाद में फिर ब्रेन, ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस, फिर ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ह्यूमन के अंदर अलग अलग तरह की ग्लैंड्स है, हर ग्लैंड्स का हार्मोन और उनका फंक्शंस है, अगले लेक्चर में कवर करेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी के लिए इतना ही। आप इस लेक्चर को मैं आई होप आपने ये लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा, एंड इसको अच्छे से नोट कीजिए और इनको रिवाइज कीजिए। और अगर कोई डाउट आता है आपको इसमें, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए एंड वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।